विकासनगर में नमामि गंगे अभियान के तहत बनेगा यमुना घाट। आज सीएम धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। यमुना कृष्ण धाम का भी करेंगे शिलान्यास। शुभ योग में आज होगा कान्हा का जन्म। फूलों से सजा बद्रीनाथ मंदिर। उत्तराखंड में भी 2 दिन मनाया जा रहा जन्माष्टमी का पर्व। दिल्ली में होने वाली G20 बैठक का केदारनाथ पर पड़ा असर। बंद हुई सभी हेली सेवाएं। सभी हेलीकॉप्टर सर्विस दिल्ली G20 बैठक के लिए बुक। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी। बढ़ती बीमारी पर सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। अधिकारियों को विशेष निगरानी और व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए आदेश। समूह गा के 1402 पदों पर भर्तियों का कैलेंडर जारी। सरकार इसी महीने के आखिरी में जारी करेगी विज्ञापन। मार्च तक होगी भर्तियों की परीक्षाएं। हरिद्वार पुलिस के शिकंजे में मोबाइल स्नैचर। 2 स्नैचरों से 13 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद। निशानदेही पर 11 अन्य मोबाइल फोन भी मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर विकासनगर से है, जहां यमुना कृष्ण धाम का शिलान्यास आज। नमामि गंगे अभियान के तहत बनेगा यमुना घाट। बता दें कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाया जाएगा यमुना घाट। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। हरिपुर यमुना नदी किनारे घाट का किया जाएगा शिलान्यास। खबर विकासनगर से, जहां यमुना कृष्ण धाम का शिलान्यास आज। नमामि गंगे अभियान के तहत बनाया जाएगा यमुना घाट। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। हरिपुर यमुना नदी किनारे घाट का किया जाएगा शिलान्यास। खबर विकासनगर से, जहां यमुना कृष्ण धाम का शिलान्यास आज। नमामि गंगे अभियान के तहत बनेगा यमुना घाट। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। हरिपुर यमुना नदी किनारे घाट का किया जाएगा शिलान्यास। खबर विकासनगर से, जहां यमुना कृष्ण धाम का शिलान्यास आज। नमामि गंगे अभियान के तहत बनेगा यमुना घाट। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। हरिपुर यमुना नदी किनारे घाट का किया जाएगा शिलान्यास। खबर विकासनगर से, जहां यमुना कृष्ण धाम का शिलान्यास आज। खबर देहरादून से, जहां इंडिया भारत के नाम को लेकर बोले सीएम धामी। भारत माता की जय का नारा सुनते आ रहे हैं। बचपन से ही नारा सुनते आ रहे हैं। सीएम धामी ने कुछ ऐसा कहा कि भारत माता की जय का नारा सुनते आ रहे हैं। बचपन से ही नारा सुनते आ रहे हैं सीएम धामी। इंडिया शब्द का कहीं जिक्र नहीं। विपक्ष के नेता धर्म पर गलत टिप्पणी करते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता गलत टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता गलत बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी खंडन नहीं आता है। खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया और भारत के नाम को लेकर बोले सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत माता की जय का नारा सुनते आ रहे हैं। बचपन से ही भारत माता की जय का नारा सुनते आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। विपक्ष के नेता धर्म पर गलत टिप्पणी करते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता गलत टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता गलत बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी खंडन नहीं आता है।
काम करते हैं। हम लोग बचपन से ही भारत माता की जय कहते हुए आए हैं, हम सब यही सुनते आए हैं। और इसमें भारत शब्द से आखिर इतनी परेशानी क्या है? जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के परम वैभव की ओर देश को ले जाने का काम करते हैं, देश की जो हमारी संस्कृति है उस सब को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं। सनातन को लेकर जिस प्रकार से आज उनके बयान आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनका किस प्रकार का रवैया है, या जो हिंदू धर्म है उस धर्म के लिए उनकी क्या सोच है। क्योंकि गठबंधन के अंदर रहने वाले लोग, स्टालिन का बयान आता है, खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के प्रियंक खड़गे का बयान आता है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का या गठबंधन के बड़े नेताओं में से, चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी हो या कोई और नेता हो, उनके किसी का कोई खंडन नहीं आता है। ये इस बात का परिचायक है, स्पष्ट है कि इनका सबकी मौन स्वीकृति है, जो सनातन को भी और हिंदुत्व को भी किसी भी मामले में कहीं भी जो है इनके लिए सम्मान नहीं है। धन्यवाद। लोग बचपन से ही उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात करीब 9:30 बजे तक चली। वहीं सदन की कार्यवाही को 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही के बाद कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रश्नकाल काफी अच्छे तरीके से चला। नियम 58 के तहत तमाम विपक्षी विधायकों को बोलने का मौका दिया गया। विधायकों ने जो भी सवाल उठाए उनका जवाब सरकार ने बेहतर ढंग से दिया है। देखिए, बहुत अच्छी आज डिस्कशंस हुए हैं और विपक्ष को जैसा मौका मिलता ही है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए और सरकार के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए गए। तो आज काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशंस हुए। डिस्कशन तो नहीं कहूँगी, एक तरफ से बोला गया और हमारी जो मंत्री गण थे उन्होंने उसका जवाब दिया। तो जो मुद्दे थे, जो विधायक, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, जो अपने उत्तराखंड प्रदेश के लिए, कुछ अपने क्षेत्र के लिए जो मुद्दे उठाना चाहते थे, वो मुद्दे उठाए और सरकार ने उसका जवाब दिया। पर हल्द्वानी से है, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। शाम होते ही मंदिरों में छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, माखन का कटोरा, मिश्री का थाल आदि गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। मंदिरों, चौराहों में राधा कृष्ण, राम दरबार, लड्डू गोपाल आदि की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। देर रात तक मंदिरों में पूजा पाठ चलता रहा और पूरा शहर भक्तिमय रहा। मध्यरात्रि में कृष्ण जन्म पर घरों और मंदिरों में विशेष पूजन शुरू हुआ। लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री और खीर का भोग चढ़ाने के साथ मंगल गीत गाए गए। तीन मूर्ति मंदिर परिसर में हम लगातार गत वर्षों से, कई वर्षों से यहाँ पर हम छोटे मोटे जो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे, उनको राधा कृष्ण बनाकर बुलाते हैं, क्योंकि इन बच्चों में स्वयं भगवान का रूप होता है। जो 8 साल, 9 साल के, 6 साल के बच्चे होते हैं, इनमें स्वयं भगवान का रूप होता है। और इन बच्चों को हम यहाँ पर माखन, मिश्री, बिस्कुट आदि खिलाते हैं और उनको रोली लगा करके उनको गंधाक्षत करते हैं। उनकी हम यहाँ पर पूजा करते हैं। फिर ज़्यादा समय तक हम इनको नहीं रोक पाते, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो सो जाते हैं। तो इनको हमने क्या रखा है कि 8 बजे सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेस के सभी विधायकों ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर विपक्ष के सवालों से बचने का आरोप लगाया है। वहीं गन्ना किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग को लेकर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विधानसभा के मुख्य गेट पर ही रोक लिया। विधायक उमेश कुमार ने सरकार से आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की।
वहीं कांग्रेस विधायकों ने सदन के भीतर भी सत्र की छोटी अवधि का मुद्दा उठाया। बता दें कि विपक्ष ने सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। वहीं सदन में राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी पेश किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार समेकित विकास की ओर बढ़ रही है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। कांग्रेस के सभी विधायकों ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर विपक्ष के सवालों से बचने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने सदन के भीतर भी सत्र की छोटी अवधि का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। वहीं सदन में आज राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार समेकित विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, सामान्य बजट में सभी प्रावधान पहले से ही किए गए हैं। उसमें सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का, सभी विभागों का ठीक प्रकार से विकास हो और उत्तराखंड के लिए जो एक समावेशी विकास है, जिसको हमने समेकित रूप से पहले ही प्रावधानित किया हुआ है, उसमें आगे की प्रक्रिया को चलाने के लिए जहाँ जहाँ उसमें एडिशन करना है, जहाँ जहाँ चीज़ों को बढ़ाना है, वो अनुपूरक बजट के रूप में लाया जा रहा है। और उसके आने के बाद जो हमारे पहले से प्रावधानित चीज़ें हैं, उनको तेज़ी से गति मिलेगी। उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ेगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विकास की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर और उन्नयन की आवश्यकता है, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए काम होना है। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि सदन का सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, जिससे कि उत्तराखंड की जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाया जा सके। अतिक्रमण, आज अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ को, तराई को उजाड़ा जा रहा है। जब मर्जी आए बुलडोजर निकाल कर लोगों को हटा दिया जा रहा है। आपदा से पूरा प्रदेश त्रस्त है और सरकार सोई हुई है। पिछले गेहूं की फसल में जो आपदा से लोग ग्रस्त रहे, उनको मुआवजा नहीं मिला। इस बार पूरे प्रदेश में आपदा है, बागवानी है, लोगों के घर टूट गए हैं, मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। 6 महीने से बेरोजगार धरने पर बैठा है सीबीआई की मांग को लेकर। अब तो हाकम सिंह जैसे मुख्य अभियुक्त भी छूट गए हैं सरकार की लचर कमजोर पैरवी के कारण। तो सीबीआई की मांग क्यों नहीं? मेरा ये कहना है कि सरकार उत्तराखंड के, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे हमारे छोटे व्यापारियों की बात हो, चाहे जो है कानून व्यवस्था की, कहीं पर भी जो है सफल नहीं दिखाई देती। और अपनी असफलता को छुपाने के लिए, डर को छुपाने के लिए सरकार सत्र की अवधि कम कर उन मुद्दों से भागना चाहती है, उनका सामना नहीं करना चाहती। वहीं सदन के दूसरे दिन भी गन्ना किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग को लेकर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विधानसभा के मुख्य गेट पर ही रोक लिया। विधायक उमेश कुमार ने सरकार से आपदा प्रभावितों के उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वहीं विपक्ष ने आज भी सदन में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन अभियान के तहत सामान्य व्यापारियों और लोगों को अनावश्यक परेशान न किया जाए, लेकिन वनों में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सबसे लापरवाह मंत्री हैं, वो मंत्री नहीं है, विदेश मंत्री हैं। उनके यहाँ वन वे कम्युनिकेशन है सतपाल महाराज जी के। उनको प्रवचन देने की आदत है, तो वो जानते हैं कि बस जनता सुने, उनकी आवाज उन तक ना पहुंचे। जनप्रतिनिधियों को वन वे कम्युनिकेशन जनता की तरफ से होता है, पब्लिक की तरफ से होता है। जनता की बात सुननी चाहिए। उनके हवाई दौरे 1.5 साल पहले से मैं इस सदन में आवाज उठा रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के तटबंधों को बना दीजिए, मेरे क्षेत्र के तटबंधों को बना दीजिए, हम भारी बाढ़ से हमें जूझना पड़ेगा। और वही हुआ। 1.5 साल पहले मैंने जल शक्ति मंत्री जी को फोन लिखा, उन्होंने मुझे आज अभी 6 महीने पहले मुझे पत्र आया, बोले कि साहब 1.5 महीना पहले हमने तटबंधों को बनाने के संबंध में कुछ हमारी जानकारियां मांगी थी, उसका 1.5 साल हो गया। माननीय जल शक्ति मंत्री जी के कार्यालय को आज तक इनके कार्यालय से जवाब नहीं दिया गया। लगातार अभी प्रश्नकाल चला है और जितने भी पक्ष विपक्ष माननीय सदस्यों ने जो भी प्रश्न वहां पर पूछे हैं, सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है और सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है। अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने कल भी एक सभी को निर्देशित किया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है
और उसके क्रम में सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देशित किया है, सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि इसकी आड़ में जो हमारे सामान्य व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उत्तराखंड के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अलबत्ता ये जरूर हमने कहा है कि सरकार ने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया था, वो जो है जंगलों के अंदर जो ऐसे प्रतीक स्थल खड़े कर दिए गए थे जिनके नीचे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो हमारा अभियान है कि फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे जितने भी अतिक्रमण है उनको खाली करवाएंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। एक तरफ जहां विपक्ष सदन में अतिक्रमण हटाओ अभियान, बेरोजगारी, आपदा और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ सदन की छोटी अवधि को भी विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। देखना होगा आगे सत्र की कार्रवाई सरकार कैसे चलाती है और विपक्ष सत्र का चलाने में सहयोग करता है या नहीं। उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। रुकेंगे ब्रेक ले, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां शहर में बढ़ते डेंगू के मामले के चलते दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या का दबाव बढ़ा है। इसको लेकर अस्पताल में वॉर रूम बनाया गया है। डीएमएस धनंजय सिंह डोवाल ने बताया कि जो भी बीमारी से संबंधित लोग हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में शामिल हैं, वो वॉर रूम में एकत्रित होकर एक दूसरे से डाटा साझा करेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर उसमें विचार करना और उसका हल निकालना ढूंढना इस वॉर रूम के इंचार्ज हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर नारायण जीत सिंह बनाए गए। इसमें प्रतिदिन सुबह 10 बजे सभी विभागों, मेडिसिन विभाग, नोडल अधिकारी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ब्लड बैंक इंचार्ज यहां आकर बीते दिन की चर्चा करते हैं और डेंगू से संबंधित सभी अपडेट्स लिए जाते हैं, जिसमें कितने सैंपल आए, कितने प्लेटमेंट्स दिए, कितने बेड अस्पताल में खाली हैं, किस तरह से इलाज चल रहा है, ये सारी योजना वॉर रूम में बनाई जाती है। सीखते हुए एक वॉर रूम बेसिकली एक ये है कि एक जगह है जहाँ पर कि जो भी उस बीमारी से संबंधित लोग हैं, जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप में उसमें शामिल हैं, उनका एक जगह एकत्रित होना और डाटा एक दूसरे से शेयर करना, जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में विचार करना और उसका सोल्यूशन लेना। इस तरीके के एक जगह को हमने वॉर रूम डिसाइड किया था। जैसे कि अभी जो वॉर रूम बनाया गया है उसमें डॉक्टर नारायण जी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेडिसिन विभाग के, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और सुबह जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि लगभग 10 बजे के आसपास सारे विभाग जो हैं, जैसे कि मेडिसिन विभाग हो गया, जैसे नोडल अधिकारी हो गए, हमारे एमएस साहब हो गए, मैं हो गया, ब्लड बैंक इंचार्ज हो गए, इन सबको वहाँ एकत्रित करते हैं और पिछले दिन क्या रहा, कितने हमारे पास सैंपल आए, कितने प्लेटलेट हमने दिए, कितने मरीज आए, कितने हमारे पास बेड खाली हैं, किस तरह से इलाज चल रहा है, कोई सीरियस हो गया, ये सारी प्लानिंग जो होती है वो उसी रूम में होती है। उसके बाद फिर आदमी अपनी अपनी जगह काम करने जाता है। खबर हल्द्वानी से है, जहां डीएम वंदना सिंह ने लालकुआं विधानसभा में विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करते हुए ग्रामीण इलाकों में जन सुनवाई भी की। इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही लोगों की समस्याओं के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच में उनकी समस्याएं भी सुनी गई। लालकुआं विधानसभा के विभिन्न जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, आज सभी के साथ हम लोगों ने इसमें एक निरीक्षण के लिए प्रोग्राम रखा था और गांव के अंदर भी एक जन सुनवाई आयोजित करी गई है। पहले हम लोग हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम चल रहा है और संबंधित जो भी एजेंसी है उनको सभी बातों का ध्यान रखते हुए समय से कार्य किए जाने के निर्देश हैं। अन्य जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनका भी हम लोगों ने ऑन द वे भ्रमण किया। सभी विभागीय अधिकारियों को जो जन समस्याएं मौके पर आई हैं उनके समाधान के लिए निर्देशित किया है कि गांव में जन सुनवाई में जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो जल संस्थान से संबंधित हैं या विद्युत विभाग से संबंधित हैं। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस पर अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि वो अधिवक्ताओं का जांच के नाम पर उत्पीड़न कर रहे हैं। इसे लेकर बीते दिनों एसएसपी कार्यालय का घेराव भी किया गया था। पुलिस महिला अधिवक्ताओं के साथ पुलिस अभद्रता व्यवहार करती है और जमीन फर्जीवाड़े के बहाने अधिवक्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। इसके बावजूद भी अधिवक्ताओं की जांच के नाम पर प्रताड़ना की जा रही है।
हमने जो एसएसपी साहब को तक मार्च निकाला है और जो हमने एसएसपी साहब को एक ज्ञापन दिया जिसमें हापुड़ में जो पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ और महिला अधिवक्ताओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, मारपीट की गई, उसके विरोध में। और दूसरा जो देहरादून में आए दिन अधिवक्ताओं का कभी जांच के नाम पे, कभी किसी और कारण से जो शोषण किया जा रहा है, क्योंकि अधिवक्ताओं को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा गया है, लेकिन पुलिस द्वारा जो व्यवहार है वो अधिवक्ताओं के सबसे बड़ा ही ठीक निचले दर्जे का है। और इन सब बातों को लेकर के दूसरा ये जो रजिस्ट्रार प्रकरण चल रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में 6000 पेड़ कटान और अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कॉर्बेट में 6000 पेड़ कटान और अवैध निर्माण मामले की गंभीरता और शीर्ष अधिकारियों के संदिग्ध भूमिका को देखते हुए मामले की जांच सीबीआई को दे दी। कोर्ट ने राज्य की अन्य जांच एजेंसियों से सीबीआई जांच में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने आदेश की कि एक प्रति डायरेक्टर सीबीआई को शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत के नाम सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट में प्रमुखता से लिया गया, जो सामान्य उच्चतम न्यायालय में जमा की गई है। उसका नाम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में जमा हुई रिपोर्ट में भी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 वृक्षों का अवैध पातन हुआ और एक टाइगर सफारी के नाम पर काफ़ी अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ। इस बात का स्वतः संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2021 में लेकर राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए कहा था। इस बीच दिसंबर 2021 में देहरादून निवासी अनु पंत ने जनहित याचिका दाखिल करके दोषी जो है पॉलिटिकल पर्सन्स और आईएएस अफसर और आईएफएस अफसर तीनों पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब 6 जनवरी 2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि कार्रवाई की जाए और तब जाकर तत्कालीन डीएफओ कालागढ़ किशन चंद पर कार्रवाई हुई। लेकिन तब भी जो तत्कालीन वन मंत्री थे हरक सिंह रावत जी, जिनका नाम लगातार रिपोर्ट में आ रहा था, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट हुई, या जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें भी उनका नाम आ रहा था, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस पूरे प्रकरण को एक निष्पक्ष जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रेफर किया जाए। इस मांग को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी जांच सीबीआई निदेशक नई दिल्ली को रेफर कर दी है और उनसे कहा है कि उचित कार्रवाई करें। खबर हल्द्वानी से है, जहां काठ गोदाम हैंडखान सिमलिया मोटरमार्ग के 1 साल बाद भी नहीं बन जाने पर जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर अधिकारियों व सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि अधिकारियों और नेताओं ने सिर्फ मार्ग का निरीक्षण के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया है, जबकि 200 गांव को जोड़ने वाला यह मार्ग 1 साल बाद भी नहीं खुल पाया। केवल वैकल्पिक मार्ग की यहां पर जनता निर्भर है। 14 नवंबर 2022 को हैराखान सिमलिया सड़क धंस गई थी। तब से लेकर आज तक लगातार अधिकारियों द्वारा, विधायक द्वारा, सांसद जी द्वारा और यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री द्वारा उस क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट बनाया गया। उस सड़क पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और वन विभाग की भूमि हस्तांतरण नहीं है। इसलिए इन सब लोगों की जवाबदेही बनती है और हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन 200 गाँव की सड़क है, 15 दिन बाद हम डेरा डालो कार्यक्रम के तहत जिम्मेदार लोगों को घेरेंगे और आंदोलन उग्र करेंगे। हमारी जो है सिमलिया सालनी वाली रोड की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि इसके बारे में ये समझ लो कि रोड पर तालाब बने हुए और कभी भी कोई भी जानलेवा घटना हो सकती है। ये सरकार इसकी सुध नहीं ले रही। विधायक जी बार-बार ये कह रहे हैं कि इस रोड के डामरीकरण के लिए हमने इतने करोड़ स्वीकृत करा दिए हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।